हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 4 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 2 दिसंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई थी, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए गए थे, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और 2 दिन के अंतराल पर करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट जो कि वर्ष 2014-16 में कितनी थी, 130 थी। 130 से घटकर 2018-20 में कितनी हो गई है। देखो मातृ मृत्यु दर जो है ये 2014 और 16 में कितनी थी, 130 थी, लेकिन 2018-20 में घटकर कितनी हो गई है, 97 हो गई है। यानी कि बहुत गिरावट देखने को मिली है और ये अच्छे संकेत हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए मातृ मृत्यु दर की, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये जो मातृ मृत्यु दर दिया गया है पूछा जाएगा मातृ मृत्यु दर जो है कितने बच्चों पर निकाली जाती है। तो ये 1 लाख जीवित बच्चों पर निकाली जाती है। मातृ मृत्यु दर कितने बच्चों पर निकाली जाती है, 1 लाख जीवित बच्चों पर निकाली जाती है। उसके बाद में अगर बात की जाए मातृ मृत्यु दर की, तो मातृ मृत्यु दर जो है यह उच्चतम कौन से राज्य में है, तो उच्चतम पूछेगा तो असम में बता देंगे। असम में कितनी मातृ मृत्यु दर है, 195 है। वहीं पर अगर बात की जाए मातृ मृत्यु दर की निम्नतम, तो सबसे कम कौन से राज्य में है, सबसे कम है केरल में। केरल में कितनी मातृ मृत्यु दर है, केरल में केवल और केवल 19 मातृ मृत्यु दर है। दूसरे नंबर पर कमी में कौन सा है, महाराष्ट्र, जहां पर 33 है। और तेलंगाना में कितनी है, तेलंगाना में 43 है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना 2011 की जनगणना से। 2011 की जनगणना से हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के बजाय, मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घटी है। तो ऐसा एकमात्र राज्य है कौन सा, नागालैंड। उसके बाद बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। और अगर बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम लिंगानुपात कौन से राज्य में है, न्यूनतम लिंगानुपात मिलेगा हरियाणा में और सर्वाधिक कहाँ मिलेगा, केरल में। उसके बाद में दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व कौन से राज्य में है, ये है बिहार में। और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है, न्यूनतम जनघनत्व मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है कितना है, वह मात्र और मात्र 17 है। उसके बाद में बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के बारे में, तो अगर साक्षरता के बारे में पूछेगा तो पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कौन से राज्य में है, तब आपको बता देना है कि केरल में है। और न्यूनतम साक्षरता पूछेगा तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, न्यूनतम साक्षरता बिहार की है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और न्यूनतम जनसंख्या कौन से राज्य में है, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है BSE का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है। BSE का मतलब क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पहले देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है ये 1875 में हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तब आपको बता देना है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसी के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है और इसके सूचकांक का नाम क्या है, सेंसेक्स। इसका नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तब आपको बता देना है कि इसका मुख्यालय मुंबई में है। बात की जाए यहाँ से करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर दिया गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तब आपको बता देना है सुंदर रमन राम मूर्ति को इसका MD और CEO नियुक्त किया गया है। इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, सेबी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। बात आई है यहाँ पर सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर बात करेंगे कि सेबी की पहली महिला हेड कौन बनी है,
तो सेबी की जो पहली महिला हेड बनी है इनका नाम है माधवीपुरी बुच। क्या नाम है इनका? माधवीपुरी बुच। उसके बाद में बात की जाए जिस प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक होता है सेंसेक्स, उसी प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है निफ्टी। निफ्टी किसका सूचकांक है? निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और सेंसेक्स किसका सूचकांक है? सेंसेक्स जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। उसके बाद में दिया गया है आकाशा एयरलाइंस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आकाशा एयरलाइंस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी राकेश झुनझुनवाला के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सारथी ऐप लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। और सेबी का फुल फॉर्म हमने अभी आपको बता दिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। जिन लोगों को इसका आंसर पता है वे लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हमने क्या पूछा है? सेबी की स्थापना कब हुई थी और सेबी से संबंधित जो अधिनियम है, सेबी का जो स्थापना अधिनियम है ये कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये दोनों आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये जो है गोवा में मनाया गया है। कब से कब तक? 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। ये जो लूसोफोन दिया गया है, लूसोफोन क्या है? पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों का समूह क्या कहलाता है? लूसोफोन कहलाता है। और पुर्तगालियों का निवेश कहाँ पर था? पुर्तगालियों का जो निवेश था वो गोवा में था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन जो महोत्सव है कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ये मनाया क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का उद्देश्य क्या है? संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। और यह किसके किसके द्वारा मनाया गया है? विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसको मनाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि संघाई फेस्टिवल और सिरोलिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? संघाई फेस्टिवल पूछा जाएगा तो मणिपुर बताएंगे। इसी प्रकार से अगर सिरोलिली फेस्टिवल पूछा जाएगा तब भी क्या बताएंगे कि ये मणिपुर में ही मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कंबाला दौड़। कंबाला दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है? ये आयोजित की जाती है कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? असम में। असम में कहाँ पर? कामाख्या माता मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गोवा को राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? गोवा को राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो इसके लिए 56वां संविधान संशोधन किया गया था जो कि कब हुआ था? 1987 में। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है? हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य है गोवा। अगर पहला जिला पूछेगा तब हम क्या बताएंगे? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 53वें नंबर का जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया है। रेबीज मुक्त देश का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त जो देश का पहला राज्य है ये है गोवा। रेबीज को किस नाम से जाना जाता है? रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित है। इसकी जो 18वीं बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और भारत जो है इसका अध्यक्ष बन चुका है। भारत इसका अध्यक्ष कब से बना है? 1 दिसंबर 2022 से। और इसकी थीम क्या रखी गई है 18वीं बैठक की? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय शेरपा कौन है इसमें? भारतीय शेरपा है इसमें अमिताभ कांत। बात आई है यहाँ पर G20 की, तो G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं 19 + 1 यानी कि 20। 19 तो इसमें देश शामिल है और एक संगठन शामिल है। संगठन का नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन का नाम आपने सुना होगा। यूरोपियन यूनियन इसमें संगठन शामिल है और 19 देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है?
ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और बात की जाए G20 के मुख्यालय की, तो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इसकी 17वीं जो बैठक है किसकी, G20 की। G20 की जो 17वीं बैठक 2022 में आयोजित हुई, कहाँ हुई, इंडोनेशिया में। और इसकी 18वीं बैठक कहाँ होगी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि G7 2022 की बैठक कहाँ हुई है। G7 2022 की जो बैठक है ये जर्मनी में हुई है। अगला पॉइंट है कि ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई है। ब्रिक्स 2022 की बैठक चीन में हुई है। और ये कौन से नंबर की बैठक है, ये 14वें नंबर की बैठक है। इसके पहले 2021 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी, ये ब्रिक्स की बैठक भारत में हुई थी। और ये कौन से नंबर की थी, ये 13वें नंबर की बैठक थी। 2021 में 13वें नंबर की बैठक कहाँ हुई, भारत में। और 2022 में 14वें नंबर की बैठक कहाँ होगी, चीन में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बिमस्टेक 2022 की बैठक कहाँ हुई, ये हुई है कोलंबो में। कोलंबो किस देश की राजधानी है, श्रीलंका की। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है SCO 2022 यानी कि संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक कहाँ हुई, समरकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुई, समरकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। ये जो UNSC है ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। और उन्हीं में से एक अंग है UNSC। और इसकी मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज के द्वारा की जाएगी। क्योंकि ये जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर UNSC के बारे में। तो UNSC के बारे में कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से ये पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। पहले तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। UNSC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। जिन लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता है प्लीज़ वो लोग इसका फुल फॉर्म लिख लें। हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तब आपको बता देना है कि इसमें 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तब 5 बताना है। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तब 10 बताना है। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके नाम भी आपको याद रखना है। पहला है यहाँ पर USA यानी कि अमेरिका, और दूसरा है UK यानी कि इंग्लैंड, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चीन, और पांचवा है रूस। और ये जो पांचों देश हैं इन सभी के पास कौन सी पावर है, इन सभी के पास वीटो पावर है, यानी मना करने का अधिकार है। तो ये भी पूछा जाता है वीटो पावर कितने देशों के पास है, तो वीटो पावर जो है ये 5 देशों के पास में है। 5 देशों के नाम भी याद रखने हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। बात आई है इन 10 अस्थायी सदस्यों की। तो ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कौन सी बार सदस्य बना है, तो 8वीं बार इसका अस्थायी मेंबर 2021 में बना था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है। विश्व की लघु संसद के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा को। ये भी क्या है, ये भी एक UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। हमने आपको बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं। उनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी 2 ये अंग हैं। उसके बाद में पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब बता देना है विजय लक्ष्मी पंडित। और अगर पूछा जाए वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन हैं, तब बता देना है अब्दुल्ला शाहिद। ये अब्दुल्ला शाहिद किस देश के निवासी हैं, मालदीव के ये निवासी हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना जो है ये 1949 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो हमने दोस्तों अभी आपको बताया है कि यूएन के कितने अंग हैं, यूएन के 6 अंग हैं और 2 अंग हमने कौन कौन से देखे, संयुक्त राष्ट्र महासभा देखा जिसको हम कहते हैं विश्व की लघु संसद, और दूसरा अंग हमने देखा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी प्लस 10 अस्थायी। 2 अंग तो वो थे और तीसरा एक अंग ये भी है संयुक्त राष्ट्र का, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो है उसके 6 अंगों में से 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, जिनका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एकमात्र अंग ऐसा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, इसमें जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 और इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे त्रिवेली, ये किस देश के थे, नार्वे। नार्वे की राजधानी क्या है, नार्वे की राजधानी है ओस्लो और यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कहाँ पर, नार्वे में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस और ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इंटरपोल की जो 90वीं बैठक हुई है कहाँ हुई है, भारत में हुई है। ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इंटरपोल की भारत में कौन सी महासभा की बैठक हुई है, तो भारत में इंटरपोल की 90वीं महासभा की बैठक हुई है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 से संबंधित है आरबीआई से। इस प्रश्न में हम आरबीआई के बारे में सभी पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं जो अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है, आरबीआई के द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है, तो इसके द्वारा ई रूपी खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है। इसको किस रूप में संदर्भित किया गया है, ई और ये जो रुपए का सिंबल होता है और आर। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, और इस रुपए का मतलब रुपए है और ये आर का मतलब क्या है, रिटेल यानी कि खुदरा। तो ई रूपी जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आरबीआई के द्वारा। ये क्या है, खुदरा डिजिटल रुपए है। उसके बाद में बात की जाए इसकी शुरुआत कितने शहरों में की गई है, तो इसकी शुरुआत जो है भारत के 4 शहरों में की गई है। 4 शहर कौन कौन से हैं, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। इन 4 शहरों में इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद में बात हमने की है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आरबीआई का अधिनियम कौन सा है, आरबीआई का अधिनियम है 1934। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तब बताना है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई से संबंधित आयोग कौन सा है, यंग हिल्टन आयोग है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओ स्मिथ यानी कि ओसबोर्न स्मिथ। उसके बाद में पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तब बता देना है सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के लोगों में कौन कौन सा चित्र बना है, ताड़ का वृक्ष बना है और रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र बना हुआ है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक नाम लिखा हुआ है हेमजेनिक्स। पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि दुनिया की सबसे महंगी दवा यही है। दुनिया की सबसे महंगी दवा कौन सी है, दुनिया की सबसे महंगी दवा है हेमजेनिक्स। इसकी जो एक खुराक है उसकी कीमत आप लोग देखना कितनी है, 35 लाख डॉलर। कितनी, एक खुराक की कीमत है 35 लाख डॉलर। अगर रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा तो लगभग आएगा ये 28.58 करोड़ रुपए की एक खुराक इसकी है। तो इस प्रकार से जो दुनिया की सबसे महंगी दवा है कौन सी है, हेमजेनिक्स है। ये किस बीमारी के उपचार में सहयोगी है,
तो ये जो हीमोफीलिया बी रोग होता है उसके उपचार में ये उपयोगी है। हीमोफीलिया बी में होता क्या है? हीमोफीलिया बी में जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है और उसी के उपचार में ये दवा उपयोगी है। बात की जाए इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसको CSL बेहरिंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और बात की जाए इस हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया कैसा रोग है? यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। जिस प्रकार से वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग होता है, उसी प्रकार से हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया गया है? मंकी पॉक्स का नया नाम कर दिया गया है एम पॉक्स। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स की फुल फॉर्म हमने आपको कल की वीडियो में बताई थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि शाही रोग किसे कहते हैं? शाही रोग कहा जाता है हीमोफीलिया को। अगला पॉइंट है कि दुनिया की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? दुनिया की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। और ये जो वैक्सीन थी कौन सी बीमारी की वैक्सीन थी? चेचक की थी। उसके बाद में यहाँ से पूछा जा सकता है कि चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। और ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है किसकी वजह से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV के कारण ये सर्वाइकल कैंसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हेपेटाइटिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तब आपको बता देना है कि इसका संबंध लीवर से है। वर्णांधता कैसा रोग है? वर्णांधता जो है यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो है मंथन प्लेटफॉर्म को दिया गया। किसे दिया गया है? मंथन प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि खादी उत्कृष्टता केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना है दिल्ली में स्थापित किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। कब दिया गया था? 1998 में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? USA यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है? सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो सेना की एक सुदर्शन चक्र कोर है और इसके द्वारा राजस्थान के रेगिस्तान में एक अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका नाम क्या है? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। क्या नाम है? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। अब हम लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज लिखी है डस्टलिक एक्सरसाइज। डस्टलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। खंजर अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। वज्र प्रहार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और अमेरिका के बीच। वरुण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है जोधपुर में और ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। काकार्डू एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। रिम पैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हवाई द्वीप अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मालाबार एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में। मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के मध्य होती है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों के मध्य ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच। संप्रति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। बोंगो सागर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किस देश के द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो अभी हाल ही में किसी देश के द्वारा पहली बार ऐसा किया गया है कि उसने भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है। देश का नाम क्या है? दक्षिण कोरिया। कितने का निवेश किया? 245 अरब कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? कोरियाई वॉन।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे और ये दिल्ली टू हरियाणा के बीच में स्थित है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44 है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सीमा सुरक्षा बल का अभी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन से नंबर का? 58वें नंबर का। कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2022 को। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? यह BSF के द्वारा किया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां पर सर्च करना है टाइम सेविंग क्लास। जैसे ही सर्च करेंगे टाइम सेविंग क्लास और आपके सामने एक चैनल दिखेगा लर्न विद AJ के नाम से, उस चैनल से आपको जुड़ जाना है और वहां से आप सभी क्लासेस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।